नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज में आज ये हमारे पास में है 10वें नंबर का वीडियो, 10th नंबर का ये वीडियो है। इसके पहले के जो 9th वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उसके लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाती है, आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाती है जहाँ पे आप टाइपिंग कोर्स ले सकते हो, और साथ में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी वहाँ मिलती है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे हमारे पास में फुल कोर्स और मॉक टेस्ट वाला जो कोर्स है, जो फुल कोर्स है उसके एडमिशन अब हम नहीं ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं 60 जो मॉक टेस्ट है ये आप ले सकते हैं, एग्जाम तक के ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी वैलिडिटी भी एग्जाम तक के ही होने वाली है। एग्जाम के बाद ये टेस्ट काम नहीं करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर फिर लीजिएगा। हमारे पास में आज का पहला प्रश्न है, प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू को तत्काल आवश्यक निर्देशों और डेटा को, अच्छा एक चीज और कि आज की क्लास में हम लोगों ने रखा है चैलेंज। 52 क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो में, इसमें से आपको 50 जो है नंबर लेकर आने हैं। जिसके 50 नंबर आ जाते हैं दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। और आज के जो क्वेश्चन है इनकी खास बात ये है कि ये पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू नहीं है लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब पुराने जो पेपर आए हुए आपके उसके आधार पर ही इनका पैटर्न आज रखा गया है। तो प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू को तत्काल आवश्यक निर्देशों और डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाला घटक कौन सा होता है? प्रोसेसिंग के दौरान मतलब जिस समय आपकी प्रोसेस हो रही है उस समय आपके डेटा को और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर रखने वाला घटक कौन सा है? प्रोसेसिंग के दौरान पूछ रहा है। हमारे पास में है रोम, रैम, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। जहां तक हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब जहां डेटा हमारा कनेक्ट होता है। हालांकि ये प्रोसेसिंग में कुछ हिस्सा भाग में जरूर आता है, लेकिन एज जिस समय प्रोसेसिंग चल रही है उस समय काम का डेटा हम सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम? प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास में यहाँ पे रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रोम जो है वो किसी भी प्रोसेस में भाग नहीं लेता है। रोम के अंदर पहले से रीड ओनली मेमोरी है, जो उसमें एक बार डाटा डाल दिया गया है वही वहां पर हमेशा रहता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, रीड ओनली होता है। बचती है हमारे पास में रैम। तो रैम ही वो घटक होता है जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान निर्देश और डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। जैसे सीपीयू को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से डेटा कहाँ चले जाएगा? रजिस्टर में, मतलब कैश मेमोरी में चला जाएगा और फिर सीपीयू उसको यूज कर पाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर कौन सा घटक मुख्य रूप से प्रोसेसर, मेमोरी तथा पेरिफेरल कंट्रोलर्स के बीच इलेक्ट्रिकल और डेटा कनेक्शन उपलब्ध कराता है? देखिए मदरबोर्ड हमारे पास में, इसमें अलग अलग घटक है, तो कौन सा मुख्य घटक के रूप में प्रोसेसर, मेमोरी तथा पेरिफेरल्स मतलब जो बाहर से हमने कंपोनेंट उसमें लगा है, प्रिंटर होगा या जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती है बेसिकली वही आते हैं, कंट्रोल के बीच इलेक्ट्रिकल और डेटा कनेक्शन उपलब्ध कराता है। हमारे को बोल रहा है सिस्टम बस, हीट सिंक, एसएमपीएस और कैबिनेट। यहाँ पर अगर हम बात करें इस कैबिनेट को तो बहुत बार इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सीपीयू के सारे मतलब कंप्यूटर के सारे इंटरनल पार्ट्स जिस बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कैबिनेट ना। आमतौर पर हम लोग उसको बोलते हैं कि सीपीयू हम लोग बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू राइट वर्ड उसके लिए नहीं है। अगर एग्जाम की तरफ से हम देखते हैं, सीपीयू जो प्रोसेसर लगा होता है उसको कहते हैं हम लोग, और जो कैबिनेट बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सारा कुछ लगा हुआ है वो कहलाता है कैबिनेट, ये याद रखिएगा। एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। कंप्यूटर को मतलब 220 वाट का जो हम एसी करंट देते हैं उसको डीसी में बदल देता है कौन? एसएमपीएस। हीट सिंक की अगर हम बात करें, हीट सिंक लगी होती है कहाँ? एक तो आपके मतलब जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर हीट सिंक लगी होती है, जो उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर फैन लगा होता है। इसके अलावा कुछ रैम के साथ में आता है, ग्राफिक्स कार्ड के साथ में भी हीट सिंक आती है, तो वहां पर हीट सिंक हम लोग लगाते हैं, एल्यूमिनियम की रहती है, आमतौर पर आपने देखी होगी। फिलहाल हमारे पास में प्रश्न का राइट आंसर अब आपको दिखने लगा होगा कि इलेक्ट्रिक और डेटा कनेक्शन कौन उपलब्ध कराएगा? ये कराएगा भी हमारे पास सिस्टम बस। ठीक है, तो सिस्टम बस को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्यतः लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता के बिना अपनी सामग्री सुरक्षित रख सकता है? मतलब कि अगर उसको विद्युत आपूर्ति लगातार नहीं भी मिले तब भी उसके अंदर की सूचनाएं सुरक्षित रहती है। प्रश्न यही कह रहा है ना। कौन सी मेमोरी सामान्यतः लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता के बिना, मतलब उसको बिजली सप्लाई मिल रही हो या नहीं मिल रही हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर जो सूचनाएं होगी वो सुरक्षित रहने वाली है। मतलब कि हमसे बात हो रही है किसकी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। अगर हम बात करें डी रैम रैम का एक प्रकार होती है, एस रैम है, ये भी रैम का प्रकार है। एस रैम और डी रैम दोनों की दोनों क्या है हमारे पास में? वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक बिजली सप्लाई चल रही है उसके अंदर डाटा जैसा का वैसा रहेगा, बिजली सप्लाई बंद होने के बाद डाटा अपने आप नष्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि ये दोनों कैसी है? वोलेटाइल है। और हमको बिजली सप्लाई के बिना भी डेटा उसमें चाहिए, हमको नॉन वोलेटाइल मेमोरी चाहिए। हमारे पास रोम है, तो रोम हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि रोम जो है हमारे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली सप्लाई जाने के बाद भी उसके अंदर का डेटा सुरक्षित रहता है। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, और रजिस्टर कैसे होते हैं? ये वोलेटाइल होते हैं। बिजली सप्लाई जब तक की रहेगी सिर्फ तब तक के उसमें डेटा रहता है। मतलब कैश मेमोरी भी कैसी है आपके पास में? वोलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखना। प्रश्न हमारे पास नॉन वोलेटाइल का था, इसलिए रोम इज द राइट आंसर। ऐसा स्टोरेज उपकरण जिसमें किसी मैकेनिकल मूविंग पार्ट के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा एक्सेस किया जाता है उसे स्टोरेज खालिस्तान स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैकेनिकल मूविंग पार्ट के बिना, मतलब इसके अंदर मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं होता। देखिए हमारे पास जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता, कोई भी मैकेनिकल मूवेबल भाग नहीं होता, वो कहलाती है फ्लैश मेमोरी। क्या कहलाएगी वो? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कहलाती है, याद रखना। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो जितनी भी फ्लैश मेमोरी होती है उसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही रीड और राइट होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं। हमारे पास में मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप तो खुद ही पूरा क्या होता है? मूव होता है, रोल होता है, उसके बाद ही डेटा पढ़ा जा सकता है। अगर वो मूव नहीं करे, एक ही जगह पे रहे, तो उसमें से डेटा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और इसमें जो माध्यम है वो कौन सा है? वो मैग्नेटिक है। और हमको कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारे पास सॉलिड स्टेट है, ऑप्टिकल है और पंच कार्ड है। अगर हम बात करें पंच कार्ड की, है ना, पंच हमको दिया है, पर पंच कार्ड सुन लीजिए। पेपर होता है, उसके अंदर छेद कर करके और कोड्स, है ना, बाइनरी कोड्स को स्टोर किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए भी हम लोग उसको यूज किया है, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वहां पर। तो बेसिकली ये क्या आपके पास हार्ड कॉपी होगी, इसमें पंच आप कर रहे हो। अब इसमें डेटा स्टोर करने के लिए कोई मूवेबल भाग तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मैनुअल है ना, आंखों से देखकर फिर हमको इनपुट देना है, तो ये मैनुअल भाग हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक तो ये है नहीं, इसलिए ये वाला आंसर कैसा होगा? ये गलत होगा। ऑप्टिकल डिस्क भी घूमती है, तो हमारी प्रश्न की पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। हमारे पास क्या बचा? सॉलिड स्टेट ड्राइव बचा, उसके अंदर कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता। एसएसडी की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये हार्ड डिस्क को रिप्लेस करती है, ये भी याद रखना। और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों को फिक्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर एसएसडी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट को, मुद्रित फोटोग्राफ मतलब प्रिंटेड या कोई डॉक्यूमेंट को सीधे डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त है? चाहे आपके पास फोटो हो कोई या कोई डॉक्यूमेंट हो, कंडीशन क्या है? मुद्रित। मुद्रित मतलब प्रिंट हो। तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके पास में कोई भी होगा, उसको आपको डिजिटल रूप में अगर बदलना है तो सबसे अच्छा हम कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिससे आसानी से प्रयोग में हो जाता है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया भी जाता है? हमारे पास में प्लॉटर का यूज क्यों करते हैं भैया? प्रिंट करने के लिए। बड़ी बड़ी आकृतियां हाई रेजोल्यूशन में अगर प्रिंट करना है हम प्लॉटर का यूज करते हैं। मतलब ये क्या है? इससे हम लोग हार्ड जो डिजिटल कॉपी रहती है उसको हार्ड कॉपी में बदलते हैं। मतलब प्रश्न का बिल्कुल कैसा है? विपरीत है, इसलिए ये नहीं लगेगा। प्रोजेक्टर की अगर बात करें तो प्रोजेक्टर में एज ए डिस्प्ले यूनिट हम लोग यूज करते हैं।
ये हमारे पास कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा मिलता है उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है ना। तो यहाँ से हम लोग हार्ड कॉपी का यहाँ पर कहीं पर भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी गलत। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से जो ध्वनि तरंगे मिलती है उनको साउंड वेव में बदलता है कौन, स्पीकर। मतलब जो इलेक्ट्रिक तरंगे मिलती है उसको ध्वनि तरंगों में बदलने का काम किसका है, स्पीकर का होता है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। हमारे पास बचा क्या, स्कैनर। स्कैनर हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। क्यों होगा, एक एंगल और बताते हैं आपको। जैसे मुद्रित या प्रिंट, हार्ड कॉपी आपके पास में है, उसको डिजिटल कॉपी में बदलना। डिजिटल कॉपी में बदलना मतलब कंप्यूटर के अंदर जाएगी तभी तो डिजिटल फॉर्म में बनेगी वो। तो हमको ढूंढना था एक इनपुट डिवाइस। अगर हम इस एंगल से भी ढूंढते तब भी यहाँ पर यही इनपुट डिवाइस होती, बाकी आउटपुट डिवाइस होती है ना। चूंकि हार्ड कॉपी को बदलना था तो स्कैनर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा गेन होंगे, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को हम उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब याद से करें और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। हमारे पास में अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर को नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से अलग करती है। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो हमको पता है। इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस उत्पन्न करते हैं, रिबन का प्रयोग करते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की होती है। दोनों में बेसिक अंतर है कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करने के लिए हैमर स्ट्रोक का प्रयोग करता है, पिनें होती है उसमें। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तकनीक है, या टोनर भी यूज हो रहा है, इंक स्प्रे भी यूज हो रहा है, थर्मल भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन है, पर वहाँ पर उतना ही है ना। कागज पे प्रिंट करेंगे तो चोट पहुंचाएंगे तब प्रिंट होगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न करते हैं। अब हमको बोल रहा है इसमें कि कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर को नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से अलग कर दी है। क्या देखना है हमको, विशेषता देखनी है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमको बोल रहा है यह हमेशा रंगीन प्रिंट करता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर हमेशा रंगीन प्रिंट करता है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन है, यह इंक्ड रिबन को कागज पर भौतिक रूप से प्रहार करती है। तो ये तो सही है, मैंने आपको बताया है, रिबन का प्रयोग करती है और कागज पर हैमर स्ट्रोक लगा के प्रिंट करती है। भौतिक प्रहार, चोट पहुंचाकर ही प्रिंट होने वाला है, जैसे कार्बन पे हम लोग करते हैं, ये वाला सही है। ये बोल रहा है यह कभी रिबन का उपयोग नहीं करता, ये तो गलत हो गया। इंपैक्ट प्रिंटर में जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर है सारे रिबन का ही प्रयोग करते हैं, मोटे तौर पर आप याद रखेंगे। यह केवल ग्राफिक्स प्रिंटिंग कर सकता है, तो ये भी गलत है ना। ग्राफिक्स प्रिंटिंग यहाँ पे हम आपके डेजिबल तो कर ही नहीं पाता है, हमारे पास डीएमपी थोड़ी सी कर लेता है ना, पर कलर वाला तो इशू बनते नहीं है, इसलिए ये वाला भी कैसा होगा, गलत होगा। हमेशा ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं करते भैया। क्या हमारे पास कौन सा इसमें विशेषता हमको बतानी थी, तो ये आगे विशेषता हमारे पास में कौन सी वाली, यही वाली है ना, कि यह इंक्ड रिबन का यूज करता है कागज पर और भौतिक प्रहार के रूप में प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है। निर्देशों की व्याख्या करने तथा प्रोसेसर के अन्य घटकों के कार्यों को निर्देशित करने वाली सीपीयू इकाई खालिस्तान कहलाती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। निर्देशों की व्याख्या मतलब जो उसको कमांड दिए जाएंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते हैं कि पहले फैचिंग हुआ, फिर डीकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर सेव होगा। तो फैच होने के बाद डेटा डीकोड होता है, तो डीकोड मतलब व्याख्या करना, तो ये व्याख्या कौन करेगा, उसको डीकोड कौन करेगा। तथा प्रोसेसर के अन्य घटकों के कार्यों को निर्देशित करेगा। प्रोसेसर है ना, प्रोसेस के जितनी भी प्रोसेस हमारे पास होगी तो उसमें अन्य जो घटक हमारे पास में होंगे प्रोसेसर के साथ में, उनको निर्देशित करेगा, मतलब सही कमांड कराएगा, मतलब मैनेज करेगा। सीपीयू की इकाई क्या कहलाती है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिला के एक मैनेजर की बात हो रही है जो फुल फॉर्म में काम नहीं करेगा, छोटे स्वरूप में काम करेगा, लेकिन मैनेज करेगा इसको, हार्डवेयर डिवाइसेस को। चलिए देखते हैं, हम सारे की बात कर लेते हैं। हमारे पास में पहला है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या करता है, कंप्यूटर में होने वाली समस्त प्रकार की अंकगणितीय और लॉजिक गणना ये करता है। ये प्रश्न से रिलेट तो ये नहीं कर रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। बात हो रही रजिस्टर की। रजिस्टर हमारे पास में वोलेटाइल मेमोरी होती है और हमारे पास चाहे रैम हो चाहे कैश मेमोरी है, इससे मिलकर बनी होती है। तो डेटा स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है अस्थायी रूप से, तो ये भी प्रश्न से रिलेट नहीं कर रही है। फिर हमारे पास में कंट्रोल यूनिट और कैश कंट्रोलर।
कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो कंट्रोल यूनिट हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। क्या करता है ये? हमारे पास में जब भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो जो हमारी हम इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते हैं तो वो डेटा को डिकोड करते हैं, निर्देशों को डिकोड करते हैं। तो जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में समझाने वाला काम किसका है? वो है कंट्रोल यूनिट का। किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। यही उसको व्याख्या, जैसे कि हमने निर्देश दिया, जैसे हमने इनपुट डिवाइस से निर्देश दिया, हमने अल्फाबेट्स टाइप करे तो अल्फाबेट्स से तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा नहीं। तो इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड ही क्या करेगा? उसको बाइनरी कोड में बदल देगा और सीपीयू के पास चले गए। अब सीपीयू को कौन बताएगा कि इस कोड का क्या अर्थ है? वो बताएगा कंट्रोल यूनिट। साथ में कंट्रोल यूनिट जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास लगे होते हैं उन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। मतलब सामंजस्य मतलब बराबर निर्देश देते रहने कि भैया बराबर सब लोग काम करते रहो। तो याद रखिएगा वो कंट्रोल यूनिट है। कैश कंट्रोलर, कैश को कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल हमारे पास याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट आएगा। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडियम मुख्य रूप से रैंडम एक्सेस के बजाय सिक्वेंशियल एक्सेस के रूप में बनाया गया है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सीपीसीटी एग्जाम का। 2026 में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मेमोरी वाली जो हमारे पास यूनिट है उसमें से। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो रैंडम की बजाय या ना रैंडम यूज कर रही ना डायरेक्ट यूज कर रही? क्या यूज करती है वो? सिक्वेंशियल, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से। 5वें नंबर पे भी जाना है तो पहले के 4 हमको गुजरने पड़ेंगे। 1 2 3 4 पे जाएंगे, उसके बाद ही हम 5वें पर पहुंच पाएंगे। तो वो होता है सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस जो हमारे पास में होता है। यहाँ पे हम बात करें, पहले हमको मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, रैम और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे हम रैंडम भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज करते हैं, सब यूज कर सकते हैं। तो ये तो आंसर होगी नहीं। रैम का नाम ही क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये बोल रहा कि रैंडम यूज नहीं करती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क के जैसी काम करती है, तो ये भी फुल फॉर्म में अच्छे से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा हमारे पास है? मैग्नेटिक टेप। जो कैसेट्स हमारे पास में होते हैं वो सीक्वेंस फॉर्मेट में सिक्वेंशियली एक्सेस करती है डेटा को, चाहे रीड करना हो या राइट करना हो वहां पर। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है, किसी की का सामान्यतः किसी चल रही ऑपरेशन को कैंसिल करने या एक्टिव मेन्यू से कोई आइटम चुने बिना बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है। हमसे एक की के बारे में पूछ रहा है, कीबोर्ड की की होगी। तो ऐसी कौन सी की है जो किसी प्रोसेस को क्या कर दे? वो ब्रेक कर दे, किसी ऑपरेशन को ब्रेक कर दे कि नहीं हमको नहीं करना है ना। या फिर हमने कोई मेन्यू ओपन किया, उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम वो बटन प्रेस करेंगे और सारा का सारा हट जाएगा। तो कौन सी की प्रेस करते हैं? तो हमारे पास कीबोर्ड में 2 की होती है। एक होती है कैंसिल की और एक होती है ओके की। ओके की तो हम बोल देते हैं एंटर को, कि उसमें हाँ में जाता है कमांड। कैंसिल के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप की को। इसको यूज करेंगे एस्केप की। ना नहीं के लिए जब भी कमांड होगा एस्केप का ही यूज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा? एस्केप आएगा। टैब हमारे पास एक बार प्रेस करेंगे तो 5 बार स्पेस जंप करता है। शिफ्ट अगर हमारे को कुछ शॉर्टकट की तैयार करनी है, या रनिंग मैटर में हमारे पास कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड में ऐसी बहुत सारी की होती है जिसमें 2-2 सिंबल छपे हुए रहते हैं। तो ऊपर का सिंबल अगर प्रिंट करना होगा तो शिफ्ट के साथ में हम उसकी कोई भी यूज करेंगे तो ऊपर का सिंबल आएगा, और बिना शिफ्ट के उसमें जो नीचे छपा होगा वो आता है। तो की जाके ध्यान से देखिएगा। कैप्स लॉक सारे लेटर कैपिटल में टाइप करना होगा, वापस बंद करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिस्प्ले के सबसे छोटे इंडिविजुअली कंट्रोलेबल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डिजिटल डिस्प्ले का मतलब ये जैसे डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा ये भी डिजिटल है, आप जिसमें देख रहे हो वो भी डिजिटल डिस्प्ले, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। उसकी सबसे छोटी क्या बोल रहा है? उसकी सबसे छोटी इंडिविजुअली कंट्रोलेबल एलिमेंट मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पास जो डिस्प्ले होता है, किसी भी डिस्प्ले की बात कर ले, केवल कंप्यूटर की नहीं, किसी भी डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो उसमें डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जो आपको क्या दिखाती है? लाइट दिखाती है या आपको पिक्चर्स दिखाती है। तो वो छोटी इकाई हमको बोल रहा है सेक्टर। अगर ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क पे इस तरीके से ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक डिवाइड होते हैं किसमें? सेक्टर में। तो यहाँ का क्वेश्चन तो है ही नहीं। वेक्टर की अगर बात करें तो हाई रेजोल्यूशन हाथ से बनाई हो या बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट की जाती है वो बनती है आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स। बाइट की बात करें तो डेटा स्टोरेज में हम लोग पढ़ते हैं कि बिट से मिलकर बाइट का निर्माण होता है।
8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती है, वो हमको पता है। प्रश्न का राइट आंसर हमारे पास में क्या आएगा, वो आएगा पिक्सल। किसी भी डिस्प्ले की हम बात करें, सबसे छोटी यूनिट जो आएगी उसकी इकाई आएगी, क्या आएगी, पिक्सल आती है, वो याद रखना। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स की जो संख्या होती है वो कहलाता है उस स्क्रीन का रेजोल्यूशन। निम्न में से कौन सी मेमोरी सामान्यतः सीपीयू के अधिकतम निकट और मेन मेमोरी से तेज होती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। अब कौन सी मेमोरी होगी जो सीपीयू के बहुत करीब हो या सीपीयू के बहुत नज़दीक होती है, सबसे ज़्यादा नज़दीक वही होगी। अब नज़दीक तो है, लेकिन उसकी डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, वो बहुत कम है। अब बहुत कम किसकी है, देखते हैं। हमारे पास में कैश, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल और मैग्नेटेप, इसकी तो क्षमता होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक इसमें डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें तो सीडी में हमारे पास होते हैं 700 MB, डीवीडी में सिंगल लेयर की अगर बात करें तो 4.7 GB, डबल लेयर में 8.5 GB होता है। वही ऑप्टिकल में ब्लू रे डिस्क की बात करें तो सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB होती है, तो ज़्यादा क्षमता है। हार्ड डिस्क हमको पता ही है कि हम जैसी लेना चाहे वैसी, चाहे 500 GB की लो या 1 TB 2 TB जो आपको लेना चाहे, इसका साइज भी बड़ा होता है। कैश मेमोरी की बात करें तो ये MB में आती है, बहुत छोटी होती है, 2 MB के आसपास या उससे भी कम, उसके आसपास ही रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो कैश मेमोरी जो होती है, यहाँ पे जितनी मेमोरी दी है उसमें सबसे छोटी ये होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कैश मेमोरी होती है जो सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है, बाकी कैसी होती है, दूर होती है। सारी बाकी क्या है, सारी की सारी ये सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये दूर होती है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, कैश मेमोरी आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटरफेस एक ही जनरल पर्पस स्टैंडर्ड द्वारा आधुनिक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, प्रिंटर तथा अनेक पेरिफेरल को जोड़ने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है? हमारे पास यहाँ पे पोर्ट दिए, सारे के सारे क्या है, पोर्ट है। और हमको बोल रहा है कि अभी आज के समय में, है ना, ऐसा कौन सा इंटरफेस या जनरल पर्पस स्टैंडर्ड द्वारा आधुनिक, मतलब जो नवीनतम हमारे पास में है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जो नई वाली एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो बाहर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क करें, एक्सटर्नल SSD करें, पेन ड्राइव करें, इन सब की बात हो रही है। डिवाइस, अब कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा, या अनेक जितने भी पेरिफेरल होते हैं जो बाहर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर तो नॉर्मल भी सभी को पता होगा कि कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मोस्टली हम लोग मोस्ट कॉमन जो पोर्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी हो, प्रिंटर लगाना हो, कीबोर्ड लगाने हो, माउस लगाने हो, हम USB पोर्ट का ही प्रयोग वहां पर करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा भैया USB पोर्ट। ठीक है, PS2 की अगर हम बात करें तो ये कीबोर्ड और माउस जो पुराने वाले हमारे पास में आते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। VGA विजुअल ग्राफिक अरे हमारे पास में जो मॉनिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, RJ11 केबल का कनेक्टर हमारे पास में, जैसे RJ45 आता है वैसे, तो इसको याद रखेंगे USB इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में उपयोगकर्ता चाहता है कि प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन बाकी लाइन की तुलना में लेफ्ट मार्जिन से अधिक दूरी पर शुरू हो, कौन सी फॉर्मेटिंग लागू करनी चाहिए? देखिए MS वर्ड में पैराग्राफ में हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब भी पैराग्राफ लगाते हैं तो जो पहली लाइन होती है उसको थोड़ा सा पीछे हम लोग कर देते हैं, मतलब बात वही है, लेफ्ट मार्जिन से अधिक दूरी। तो लेफ्ट मार्जिन की तरह होता है इधर, राइट मार्जिन की तरह होता है इधर। तो पहली लाइन ज़्यादा दूरी पे हो और बाकी लाइन कैसी हो, उसके नज़दीक हो, इस तरीके से। तो पहली लाइन को लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा दूर करना है। हम लोग पढ़ते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, और इंडेंट की डेफिनेशन में बता चुका हूं कि पेज की बॉर्डर से कर्सर जहां से हम टाइप करते हैं इसके बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है इंडेंट। तो यहां पर हमको कंडीशन दी है कि सिर्फ पहली लाइन, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन पीछे आना चाहिए, बाकी लाइनें जैसी की वैसी रहना चाहिए। तो ये कौन सा इंडेंट हमारे पास में होने वाला है? हमारे पास में हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट इंडेंट और पेज मार्जिन। ठीक, तो पेज मार्जिन से तो हम इंडेंट सेट कर नहीं सकते, राइट मार्जिन हमारे पास में नहीं होता है।
राइट मार्जिन जैसा कोई ऑप्शन, मतलब राइट इंडेंट जैसा हमारे पास कोई इंडेंट नहीं होता है। अब बात हो रही है हमारे पास में हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहां पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारे एग्जाम के, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में जैसे हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो वो क्या हमारे पास में वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहलाएगा? फर्स्ट लाइन इंडेंट। सिर्फ पहली लाइन को क्या करना है? इंडेंट करना है पीछे की तरफ, और हम नॉर्मल टैब लगा के भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक, आंसर याद रहेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। प्रश्न आता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, तब याद रखना कि हैंगिंग इंडेंट जो होता है वो इस फर्स्ट लाइन इंडेंट के बिल्कुल विपरीत होता है। दैट मीन्स क्या होने वाला है कि मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो पहली लाइन क्या होगी, ये हमारे पास लेफ्ट मार्जिन के नजदीक होगी, और बाकी लाइनें कैसी होगी? बाकी लाइनें पीछे होगी इस तरीके से। तो ये कैसी होगी? पास में होगी। तो याद रखना कि फर्स्ट लाइन हमारे पास में जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट के विपरीत होता है हैंगिंग इंडेंट। और नॉर्मली हम पैराग्राफ जब यूज करते पैराग्राफ लगाते हैं तो वहां पर हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट ही यूज करते हैं, जो टैब से भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड का कौन सा फीचर चैप्टर टाइटल या पेज नंबर जैसी जानकारी को पेज के ऊपरी भाग में बार बार प्रदर्शित करने देता है? यहां पर अगर हम पहली कंडीशन देखें, एमएस वर्ड में फीचर कौन सा? जो टाइटल, पेज नंबर जैसी जानकारी। तो टाइटल और पेज नंबर जैसी जानकारी हम लोग पेज के ऊपर भी दे सकते हैं, पेज के नीचे भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में अगली लाइन हमको बोली है क्या कि पेज के ऊपर वाले भाग में, मतलब हमको सिर्फ ऊपर में कहां से लगाते हैं ये बताना है। तो ऊपर में हम लोग लगाते हैं किससे? फूटर से। ऊपर की तरफ किससे लगाने वाले? हम लोग फूटर से लगाएंगे। वही अगर हमसे नीचे की तरफ पूछता सेम चीजें जैसी की वैसी, पेज में नीचे की तरफ बोलता तब हम क्या लगाते? तब हम लगाते सॉरी फूटर लगा दिया क्या मैंने? नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा हेडर, है ना। ऊपर की तरफ लगाना है तो क्या आएगा? हेडर। नीचे की तरफ अगर लगाना होता तब हम लगाते किसको? फुटर को। ठीक, इतना याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर कैप्शन भी है, फुटनोट भी है। कैप्शन क्या होता है कि जब आपने कोई इमेज वहां पर लगाई डॉक्यूमेंट में, तो उससे संबंधित जो आपने एक लाइन लिखी होगी कि ये पिक्चर कहाँ की है, ये पिक्चर काई की है, वो कहलाता है कैप्शन। इसके अलावा फुटनोट की अगर हम बात करें तो फुटनोट क्या होता है कि हर एक डॉक्यूमेंट, मतलब हर एक पेज पे नीचे की तरफ हम लोग फुटनोट लगा सकते हैं। यही अगर एंड नोट हमसे पूछता तो एंड नोट हम लोग डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगाते हैं, ये याद रखना। फिलहाल हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पेज में ऊपर की तरफ चैप्टर या पेज नंबर, टाइटल वगैरह आपको लगाने हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? ऊपर की तरफ हम लगाते हैं हेडर, और यही नीचे की तरफ बोलता तो हम क्या लगाते हैं? फुटर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हेडर। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द बार बार गलत लिखा गया है, उस शब्द की सभी अकर को एक साथ बदलने के लिए कौन सा फीचर सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो अकरनेस मतलब जो घटनाएं घटती है। तो किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द बार बार आ रहा है और उस शब्द की सभी अकरनेस मतलब जितनी भी घटना, जितने बार भी वो घटित हुआ, जितने बार भी ऐसा हुआ है, को एक साथ बदलने के लिए हम कौन सा फीचर यहाँ पर यूज करने वाले हैं? तो अगर हम बात करें, हमारे पास में ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट और जूम। तो हमको प्रश्न बोल रहा है कि हम जितने भी बार ऐसा हुआ है, वो बार बार वो शब्द रिपीट हुआ है, उसको हम ढूंढे और उसको किसी दूसरे शब्द से बदल दे। एक साथ क्या करना है? बदलना है ना, ढूंढ कर और बदलना है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? फाइंड एंड रिप्लेस, ये आ जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। वर्ड काउंट में हम लोग देख सकते हैं कि कितने वर्ड हम लोगों ने काउंट मतलब टाइप किए हुए हैं, वैसे वर्ड की काउंटिंग हो जाती है। ट्रांसलेट का यूज करके हमने एमएस वर्ड में कुछ टाइप किया हुआ है, तो हमको जो वहां पे जो डिक्शनरी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे डेटा को ट्रांसलेट करा सकते हैं अदर इसमें। जूम की बात करें तो पेज को जूम इन जूम आउट करने की बात हो रही है। ये प्रश्न किसका? डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड का है। तो एमएस वर्ड में हम कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 500% तक के जूम कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है? 100%। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में मुख्य टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है? एमएस वर्ड में मुख्य टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर्मेट। देखिए एमएस वर्ड है हमारे पास। एमएस वर्ड की बात करें, टोटल 4 तरह के अलाइनमेंट हमारे पास में होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सिर्फ 4 ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। किसके?
टेक्स्ट के लिए, ये किसके लिए बोल रहा है? टेक्स्ट के लिए। इमेज के लिए बोलेगा तो तब ज्यादा मिलेंगे हमको, फिलहाल टेक्स्ट के लिए बोल रहा हूँ, टेक्स्ट में 4 ही है। कौन कौन से है? लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, और एक राइट वाला होता है वो भी है। रोटेट वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास में एमएस वर्ड में नहीं होता। लेकिन यही प्रश्न अगर हमारे पास एमएस एक्सेल के लिए रहता तो एमएस एक्सेल में रोटेट टेक्स्ट का ऑप्शन हमको मिलता है। हम 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं कंट्रोल F1 शॉर्टकट की यूज करके, और फॉर्मेट पे जाके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखना ये हमारे पास एमएस वर्ड में नहीं होता पर एक्सेल में ये होता है। अगला है हमारे पास में, जब उपयोगकर्ता किसी टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट रेफरेंस से जुड़ी एक्सप्लेमेंट्री इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे देता हो तो उसे उस फीचर को क्या कहते हैं? प्रश्न हमसे कह रहा है कि कोई उपयोगकर्ता टेक्स्ट में कोई चीज आपने ली हो, कोई स्पेशल चीजें आपने कहीं से लेकर आए हो और उससे जुड़ी हुई जानकारी आप उसी पेज पर नीचे की तरफ अगर देना चाहते हो तो आप कौन सा फीचर यूज करेंगे? मतलब आपने जो ऊपर लिया है उससे जुड़ी हुई नीचे कोई नोट आपको देना है, उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर याद रखना हमसे क्या बोला है उसने? उसी पेज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोल रहा है? उसी पेज में। तो उसी जहां पे लिखा है उसी पेज में हमको देना है। हम लोग यूज करेंगे क्या? फुटनोट। अगर वो डॉक्यूमेंट बोल देता कि डॉक्यूमेंट के अंत में देना है, मतलब जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उसकी सारी जानकारी या उससे जुड़ी हुई चीजें आपको डॉक्यूमेंट के अंत में देना है या सेक्शन के अंत में देना है, तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? एंड नोट। समझ में आ रही चीजें? डॉक्यूमेंट के अंत में बोलता है या सेक्शन के अंत में बोलता तब हम लगाते एंड नोट। फिलहाल हमारे को पेज के नीचे बोल रहा है उसी पेज पे देना है तो हम लगाने वाले फुट नोट, इसका राइट आंसर होगा। बुकमार्क हम लोग यूज करते कहाँ? वेब पेज पे यूज करते हैं। और कमेंट मतलब टिप्पणी, आपने कोई चीज, आप पे कंटेंट होगा उससे जुड़ी जानकारी आपको देनी है 2 लाइन 3 लाइन में, वो टिप्पणी या कमेंट कहलाता है। एमएस वर्ड में किसी एक पैराग्राफ को 2 पेजेस में विभाजित होने से रोकने के लिए कौन सा ऑप्शन सर्वाधिक उपयुक्त है? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भाई आपने पैराग्राफ टाइप किया, अब आपने लगभग आधे पेज से पैराग्राफ टाइप करना स्टार्ट किया होगा या नीचे से आपने टाइप करना, तो उसके हो सकता है 2 लाइन 3 लाइन अगले पेज पे चले जा रही हो उस पेज की, उस पैराग्राफ की पर्टिकुलर। तो आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो, मेरा पैराग्राफ एक ही जगह पे दिखे मेरे को पूरा पूरा, चाहे तो इस पेज पे आ जाए पूरा, नहीं तो उठा के पूरा नए पेज पे ले जाओ, लेकिन हमको एक साथ पूरा का पूरा चाहिए। तब हम जो शॉर्टकट की चलाते हैं या जब तब हम जो बटन यूज करते हैं, कमांड यूज करते हैं, हमारे पास में है कीप लाइन टुगेदर, ट्रैक चेंज, चेंज केस और शो मार्कअप। शो मार्कअप में हमारे डॉक्यूमेंट में हुए जितने भी चेंजेस है उसको देखा जा सकता है मार्क के रूप में। चेंज केस में हम फॉन्ट का जो केस होगा, अपर और लोअर केस होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस में, ट्रैक चेंजेस के अंदर हमको ये शो मार्कअप वगैरह या एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्रैक कर पाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। कीप लाइंस टुगेदर जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। पैराग्राफ कभी भी अगर ऐसा हो आपका कि 1 लाइन 2 लाइन अगले पेज पे जा रही है, आप यहां से जाके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सीधे कहाँ पे आ जाएगी आपकी? उसी पेज पे आ जाएगी, एक साथ ही दिखेगी, 2 पेज पे नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में नेम, एड्रेस या अन्य बदलने वाली इंफॉर्मेशन रखने वाली फाइल को सामान्यतः क्या कहते हैं? ये मेल मर्ज में हम मेल भेजते हैं, तो मेल भेजने के लिए हमको लगता है, क्या लगता है? भी हमको डेटा लगेगा ना, कि हमको नेम लगेंगे, एड्रेस लगेंगे, ईमेल एड्रेस लगेंगे, उनकी सारी कहानी लगेगी। भाई पत्र है वहां तक जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज रहे तो मेल हमको मेल चाहिए रहेगा उसका, और प्रॉपर एड्रेस के साथ भेज रहे हैं तो फिर हमको पूरा का पूरा एड्रेस लगेगा विद पिन कोड। तो ये जो चीजें होती है उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है ये क्या कहलाती है? मेन डॉक्यूमेंट कहलाएगा, डेटा सोर्स कराएगा, टेम्पलेट व्यू या प्रिंट क्यू लिखा हुआ है। प्रिंट क्यू में हमने प्रिंट दिए एक साथ बहुत सारे पेज, तो एक के पीछे कतार में रहते वो आते हैं, ये तो नहीं होगा। टेम्पलेट व्यू हमारे पास नहीं है। बेसिकली टेम्पलेट पहले से प्री डिफाइन जो चीजें होती है उसको उनको इंसर्ट करने के लिए कि डॉक्यूमेंट तैयार है, सीवी तैयार है, बना बनाया रखा हुआ है, लेकर आ जाओ, सारा डिजाइन करेक्शन करो, आपका बन जाएगा, वो भी नहीं आएगा। मेन डॉक्यूमेंट हम लेटर टाइप करते तो सबको जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। हमारे पास कहलाता है वो क्या? डेटा सोर्स। मेल मर्ज में हमारे पास जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? डेटा सोर्स कहलाएगा। और फिर आप अलग अलग फाइल ले लो, चाहे एमएस एक्सेल की ले लो, एक्सेस की ले लो, जहां पर भी, चाहे वेब की ले लो, सीएसवी ले लो, अलग अलग प्रकार की फाइलें हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं जिसमें डेटा प्रॉपर स्टोर हो, नेम एड्रेस वाला।
तो डेटा सोर्स कहलाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्टेड वर्ड के पीछे कलर्ड बैकग्राउंड लगाकर टेक्स्ट को विजुअली एम्फेसिस करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है जबकि पूरे पेज का बैकग्राउंड नहीं बदलता। ठीक है, प्रश्न अगर एक बार समझ में आया होगा आपको, फिर से पढ़ देता हूं कि सेलेक्टेड वर्ड के पीछे कलर्ड बैकग्राउंड लगाना है आपको, लेकिन पेज पर नहीं लगाना है। पेज कैसा है, पेज नहीं बदलेगा, पेज का कलर नहीं बदलने वाला है। सेलेक्टेड जो आपका टेक्स्ट होगा सिर्फ वही होगा, क्या होगा, विजुअली एम्फेसिस, मतलब विजुअली कैसा होगा, वो अलग से दिखेगा, हाईलाइट होगा भैया, है ना। तो हमसे क्या बोल रहा है, हाईलाइट करने के लिए बोल रहा है टेक्स्ट को। टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड चेंज नहीं होता, मतलब पेज का कलर चेंज उसमें नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट हमको हाईलाइट होके वहां पर दिखता है। हाईलाइटर हम नॉर्मल भी यूज करते हैं ना कॉपी में, बस वैसा ही। क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन, टेक्स्ट हाईलाइट, यही हमको ऑप्शन मिल गया, ये सही है। पेज कलर नहीं होगा, वाटरमार्क नहीं होगा, पेज बॉर्डर भी नहीं होगा। वाटरमार्क जो पीछे की तरफ हमको दिखता है नोट्स वगैरह में या लेटर वगैरह में हम कॉन्फिडेंशियल टाइप कर देते हैं या इमेज लगा सकते हैं, वो कहलाता है वाटरमार्क। पेज बॉर्डर जो चारों तरफ से हम लोग लगाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, पहला वाला जो ऑप्शन है यही क्या है, सही है। उपयोगकर्ता चाहता है कि समान लेवल की सभी हेडिंग्स, फॉन्ट, स्पेसिंग तथा फॉर्मेटिंग समान रहे, है ना। उपयोगकर्ता चाहता है कि इस लेवल की सारी ये चीजें एक जैसी रहे, बाद में उन सभी को एक साथ मॉडिफाई किया जा सके। कौन सा फीचर का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, उपयोगकर्ता क्या चाहता है, उपयोगकर्ता मतलब यूजर चाहता है कि समान लेवल की सभी हेडिंग, मतलब अलग अलग लेवल की हेडिंग होती है ना, तो अगर हमने लेवल सेट किया कि सारी मेन हेडिंग या सारी सब हेडिंग, तो सारी जितनी भी मेन हेडिंग है वो एक जैसी दिखे, सारी सब हेडिंग एक जैसी दिखे, और बाद में हम उसको क्या कर पाए, करेक्शन भी कर पाए। बाद में हम क्या कर पाएंगे, उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कौन सा फीचर हम लोग यूज करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है टेम्पलेट्स की, लेकिन ये वाले टेम्पलेट्स नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे डॉक्यूमेंट, हम लोग को डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में हेडिंग है, सब हेडिंग है ना, और टाइटल्स है, सब टाइटल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि हमको रेडीमेड मिल जाए कि भाई सारी हेडिंग हमारी एक जैसी दिखे, सारे फॉन्ट एक जैसे हो, उसके सब हेडिंग एक जैसी दिखे, हमको ढूंढकर और बार बार अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया रहता है या फिर टाइप करने के पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं वही होम टैब पे स्टाइल में जाएंगे, होम टैब में स्टाइल में, वहां पर हमको ऑप्शन मिलता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल, ये वाले ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो हम टाइप करेंगे, या टाइप करने के पहले हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, आप जो हेडिंग लगाएंगे वो अपने आप कलर वलर फॉन्ट वगैरह सब अपने आप सेट रहता है। तो कहाँ मिलेगा, हेडिंग 1 के ऑप्शन है, सारी हेडिंग्स के ऑप्शन हमको कहाँ मिलेंगे, स्टाइल में। कहाँ मिलने वाले भैया, स्टाइल में। सिंबल में हमारे पास सिंबल मिलते हैं अलग अलग कि ट्रेडमार्क का क्या है, या हमारे पास इसका रजिस्टर्ड का क्या है, कॉपीराइट के क्या है, ये सारे सिंबल्स रहते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो कट या कॉपी किया हुआ कंटेंट या टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, पहले से डिजाइन सारे वर्ड्स होते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट कलर में पहले से डिजाइन करके लिखा हुआ है, आप जाइए उसको इंसर्ट करिए, उसका डिजाइन आपका नाम डाल दीजिए, वैसा का वैसा बन जाता है। तो वर्ड आर्ट में हमको अलग अलग प्रकार के जो टेक्स्ट होते हैं, वर्ड होते हैं, वो कलरफुल डिजाइन में अरेंज होते हैं, बस वहां से लेकर आना है। याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर स्टाइल। अगला प्रश्न है, कौन सा एमएस वर्ड कमांड सिलेक्शन टेक्स्ट कंप्यूटर को दोबारा टाइप किए बिना कंप्यूटर में बदल देता है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा अंतर हमको दिख रहा है कि पहले उस यूजर ने टाइप किया है तो कंप्यूटर कैसा है, स्मॉल में है, बाद में कैसा हो गया, कैपिटल में। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हमने टाइप तो कर दिया, स्मॉल में हमने टाइप कर दिया, अब हमको कैपिटल में करना था, पर तो उसको मिटा के बार बार टाइप करने की मेहनत हम करेंगे क्या, नहीं, हम नहीं करेंगे। हम लोग यूज करने वाले हैं केस। हमारे पास में एमएस वर्ड में 5 तरह के केस होते हैं। हमारे पास सेंटेंस केस होता है, हमारे पास ईच वर्ड कैपिटलाइज होता है, हमारे पास टोगल केस होता है, लोअर होता है और अपर होता है। कुल मिला के 5 केसेस हमारे पास में होते हैं। तो ये स्मॉल में था तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको अपर केस में चेंज कर देंगे, वही होम टैब से हम लोग कर पाएंगे। क्या हमारे पास चेंज केस, हाँ ये सही हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर क्लियर फॉर्मेटिंग शॉर्ट नहीं होगा। क्या करेंगे हम, चेंज केस करेंगे। चेंज केस भी कौन सा लगाएंगे हम, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे अपर वाला, अपर केस से अप्लाई करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे।
फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करता है, डिजाइन टेक्स्ट कलर जो हमने अप्लाई किया है उसको कॉपी करता है। क्लियर फॉर्मेटिंग, हमने जो भी फॉर्मेटिंग करी है उसको वो क्लियर कर देगा, जैसा आपने टाइप किया था एज इट इज वैसा हो जाता है। इसके शॉर्टकट की याद रखना, इस बार मुझे लगता है कि एक पूछेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसके शॉर्टकट की है क्लियर फॉर्मेटिंग, याद रखना। शॉर्ट में तो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, केस, चेंज केस। अगला प्रश्न है, ब्राउजर अक्सर उपयोग किए जाने वाले वेब रिसोर्सेज की लोकल कॉपीज रखता है, ठीक है, जिससे अगली विजिट तेज हो सके। इस स्टोरेज डेटा को क्या कहा जाता है? तो हाँ, ऐसा होता है कि हम किसी एक वेबसाइट पे गए, वहां पर हमने हमारी इंफॉर्मेशन डाली या हम वहां पे गए थे सिर्फ, तो हमारा कंप्यूटर उस पेज को लिंक करके रख लेता है। अगली बार जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो तेजी से ओपन हो जाती है। किस कारण से? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर सेव होती है, किसके रूप में, कैश फाइलों के रूप में। और हमारा जो वेब ब्राउजर होता है इस पे भी उसकी फाइलें कैसी होती है, सेव होती है कैश फाइलों के रूप में। तो जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका कैश क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है, उसके सेटिंग्स और हमने जो यूज किया है वो सारा का सारा जो लॉग होता है वो सेव हो जाता है। तो याद रखेंगे वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है कैश कहलाता है। हाँ, ये कैश मेमोरी वाला कैश नहीं, ये कैश हमारे पास में जो फाइलें होती है उसकी बात हो रही। डोमेन इसका आंसर नहीं आएगा। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। हाइपरलिंक, जो लिंक हम क्लिक करके अगले पेज पे चले जाते हैं उसकी बात हो रही है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा कैश। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में @ सिंबल के बाद कौन सा भाग मेल सर्विस या डोमेन को पहचानता है? तो इसका आंसर तो हमको वैसे भी पता है कि ईमेल एड्रेस में @ हमने लगाया है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ भी लिखा हो, XYZ लिखा है, इसके बाद @ लगा है, फिर आप मान लो जीमेल लिखा है ना, ये कुछ भी लिखा है, ये क्या कहलाता है ना। तो क्या है, ईमेल एड्रेस में @ सिंबल के बाद कौन सा भाग मेल सर्विसेज या डोमेन को पहचानता है? तो इसके बाद वाला ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है हमारे पास में? जैसे हमको बोल रहा है यूजर नेम, यूजर नेम कहाँ है, ये सामने वाला है। डोमेन नेम कहाँ है, ये पीछे वाला। पासवर्ड यहाँ पे हमको लगेगा नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो दो चीजें हमारे पास में, पहला वाला यूजर नेम, दूसरा वाला डोमेन नेम। हमको @ सिंबल के बाद वाला पूछ रहा है तो कौन सा है, ये वाला, ये क्या हमारे पास डोमेन नेम होता है। तो @ के बाद वाला पूरा का पूरा डोमेन नेम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच वेब पेजेस को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए विशेष रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये वो वाली स्थिति है जब आपने आपके कंप्यूटर पे किसी वेबसाइट का एड्रेस डाला, अब आपका वेब ब्राउजर चालू है, तो अब आपके पेज, आपकी जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, उस पर क्या होगा, सर्वर से वो पेज ट्रांसफर होकर आपकी स्क्रीन पर लाया जाएगा। तो ये काम किसका है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है, मतलब HTTP का है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि वेब सर्वर के बीच वेब पेजेस को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए, अब सुरक्षित रूप से भी लेके आना है। हमारे पास पे यहाँ पे HTTP है और HTTPS है, तो हमको सुरक्षित रूप से उसने वर्ड जोड़ दिया, तो हम किसका चले आएंगे, S के साथ में, मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर के साथ हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम एंटर करता है जबकि नेटवर्क को संबंधित IP एड्रेस चाहिए। सामान्यतः यह ट्रांसलेशन कौन सी सर्विस करती है? प्रश्न को समझिएगा। हम लोग जो रहते हैं, किसी मान लो हमने किसी वेबसाइट का एड्रेस हमने डाला, तो हम लोग उसके वो IP एड्रेस में तो डालते नहीं है, हम लोग डालते हैं नाम में। जैसे कि हमारी वेबसाइट है www.rajcomputerbetul.com। अब ये नाम रखना, याद रखना आसान है। यहीं पे अगर आपको कोड मिलते कि उसका 192.168.1.1 इस तरीके से नंबर याद रखना कठिन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उपयोगकर्ता जो यूजर होता है, ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम जो होता है उसको एंटर करता है। आपने नाम टाइप कर दिया, जबकि नेटवर्क को नाम तो समझ में आता नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको IP एड्रेस चाहिए, नंबर चाहिए, तभी वो पहचान पाएगा। तो नेटवर्क को संबंधित IP एड्रेस चाहिए। तो सामान्यतः यह ट्रांसलेशन कौन करके देता है, या ऐसा कौन करता है?
तो जो ट्रांसलेट करता है ना हमारी वेबसाइट को आईपी एड्रेस में, वो कौन है? वो है भैया डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखना, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो इसका आंसर याद रखना डीएनएस। ईमेल का कौन सा फील्ड एडिशनल रिसिप्ट्स को मैसेज की कॉपी भेजता है और यह उसके एड्रेस अन्य रिसिप्ट को दिखाई देते हैं? ठीक है, तो ईमेल जो होगा हमारे पास में, कौन सा फील्ड एडिशनल रिसिप्ट को मैसेज की कॉपी भेजता है और उसके एड्रेस अन्य रिसिप्ट को दिखाई देते हैं? तो यहां पर बात हो रही है कि आपने कोई मेल बनाया है ना, आपने किसी को सेंड किया, अब आपने उसकी कॉपी किसी और को भी भेजी हुई है। ठीक है, तो आपने मेल बनाया, आपने जिस पर्टिकुलर जिसको भेजना था आपने उनको भेजी है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने किसी और को भी भेजी है। तो आपने किसी और को भेजा हुआ है, ये जिसका मेन एड्रेस था आपको उसको दिखेगा कि भैया इसने हमारे को तो भेजा है, साथ में इसने उसको भी भेजा हुआ है। तो ये कौन सा फीचर होता है, ये तो हमसे पूछ रहा है। तो वो कहलाता है भाई हमारे पास में क्या, सीसी, कार्बन कॉपी। ईमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हमने कार्बन कॉपी में किसी का एड्रेस डाला है तो उसको भेजा गया है, ये सबको पता रहेगा कि भैया उसको भी भेजा गया है। लेकिन अगर हमने बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर किसी का एड्रेस डाल के भेज दिया है तो बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसको भी मेल भेजा गया है ना, वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो याद रखना, कार्बन कॉपी में प्रतिलिपि भेजी गई है तो सबको दिखेगा कि हाँ भाई उसको भेजी गई है। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट डालते हैं, अटैचमेंट में हमको कोई फाइल या फोटो या साउंड वीडियो अटैच करके अगर भेजना होगा तो हम अटैचमेंट का वहां पर यूज करते हैं मेल में। हाइपरलिंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? हाइपरलिंक के लिए कौन सा कथन सही है, बस वो आपको बताना है। हमको बोल रहा है यह एक वेब रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स या लोकेशन से जोड़ सकता है। तो हाँ, बिल्कुल जोड़ सकता है। हाँ, हाइपरलिंक का यूज इसलिए करते हैं कि हमने एक पेज पे लगा दिया, उस पर क्लिक करेगा दूसरा पेज आ जाएगा, उस पेज पे फिर लगा देंगे तीसरा आ जाएगा, इस तरीके से। यह ब्राउजर हिस्ट्री स्थायी रूप से डिलीट करता है। तो ब्राउजर हिस्ट्री को स्थायी रूप से यह डिलीट नहीं करता, हाइपरलिंक थोड़ी ना काम में आएगा। यह प्रत्येक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है। तो हाइपरलिंक प्रत्येक कंप्यूटर को नहीं, किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस नहीं देता। यह वेब पेज को कंप्रेस करता है। तो वेब पेज को कंप्रेस कैसे करेगा? हाइपरलिंक सिर्फ एक एड्रेस है, हमको क्लिक करना है, उस पर जाएगा, उतना ही काम है उसका, जो कि हमको पहली लाइन में मिल गया कि यह वेब रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज या लोकेशन से जोड़ता है। एक एड्रेस है, क्लिक करेंगे वहां चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आ गए। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 52 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है जो हमारे एग्जाम के लिए आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन निर्धारित करता है कि अगली बार सीपीयू टाइम किस प्रोसेस को दिया जाए? यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तकनीकी है, प्रोसेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन, मतलब उसका कौन सा ऐसा फंक्शन है, फीचर है जो निर्धारित करता है कि अगली बार सीपीयू टाइम किस प्रोसेस को दिया जाए, मतलब इसके बाद किसको सीपीयू का भाग देना चाहिए ताकि काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। हमारे पास में प्रोसेस शेड्यूलिंग, हमारे पास में फाइल कंप्रेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा एंट्री। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि प्रोसेस हमको करानी है तो प्रोसेस की क्या की जाएगी, शेड्यूलिंग की जाएगी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के आधार पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करेगा कि सीपीयू इसके बाद कहाँ पर बिजी होना चाहिए, कहाँ पर सीपीयू को काम पे लगाना चाहिए। फाइल कंप्रेशन, फाइल छोटी कर देते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड जो होता है हमारे पास, वर्ड पे प्रोसेस करते काम करते हैं। डेटा एंट्री, एक्सेल हम यूज करते हैं, उसमें डेटा हमको एंटर कराना है, टाइप करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग ही होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम क्या होता है सुन लीजिए। देखिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम
कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए अलग अलग सुविधाएं देती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमको फाइल बनाने की सुविधा है, फोल्डर बनाने की सुविधा है, उनको कॉपी करने की, अरेंज करने की, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को व्यवस्थित करने की जो हमारे को सुविधाएं देता है वो कहलाता है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम में ही हमसे क्या बोल रहा है वो कि जो डायरेक्टरी का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है उसके डिफाइन करना है। चलिए देखते हैं। फाइल और सब डायरेक्टरीज को व्यवस्थित करने वाला लॉजिकल कंट्रोलर प्रोसेस रजिस्टर करने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये टाइप ऑफ प्रिंटर मेमोरी है। तो टाइप ऑफ प्रिंटर मेमोरी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है और कोई प्रोसेसर का रजिस्टर भी नहीं है। ये क्या है? तो फाइल और सबटाइटल्स को व्यवस्थित करने वाला लॉजिकल कंट्रोलर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि फाइल जो हमारे पास में फाइल सिस्टम होता है उसमें फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, सेव करना है, व्यवस्थित करना है, ये सारी चीजें होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जब चल रहे प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोककर सीपीयू किसी अन्य प्रोसेस को दे दिया जाता है तो यह किस अवधारणा से संबंधित है? ऐसा होता है बहुत बार कि हम अलग अलग काम चल रहे हैं तो हमारी प्रोसेस जो चल रही है तो वहां से सीपीयू के भाग को निकाल के और दूसरी प्रोसेस को दे दिया जाता है जहां पर सीपीयू की ज्यादा जरूरत है। तो ये कौन सी हमारे पास प्रोसेस है, ये कौन सी तकनीक हमारे पास में है वो हमसे पूछ रहा है, ये कौन सी अवधारणा है। हमारे पास में प्रिम्पेशन, फॉर्मेटिंग, कंपाइलेशन और फ्रेगमेंटिंग क्रिएशन। देखिए हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंतर्गत हमको ये सुविधा मिलती है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर को खाली नहीं रखा जाएगा। तो आपको समय दिया, आपका काम स्लो चल रहा है तो आपसे प्रोसेसर को खींचेगा तो किसी और को दे देगा ताकि उसका काम तेजी से हो जाए। तो ये जो मेथड होती है, ये जो अवधारणा होती है, याद रखना प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती है। और जो राइट वर्ड है यहाँ पर फिलहाल हमारे पास में वह है प्रिम्पेशन। ठीक, इसको याद रखिएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल एट्रीब्यूट का उपयोग फाइल को देखने की अनुमति देते हुए सामान्य मॉडिफिकेशन को रोकने के लिए सबसे सीधे रूप से किया जाता है। किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि फाइल कैसी है, कि फाइल आपकी रीड ओनली है, हाइड है या आर्काइव है। तो ये तरीके हम होते हैं हमारे पास फाइल के जो एट्रीब्यूट होते हैं। तो इसमें से कौन सा सेट किया जाए कि भैया वो सिर्फ पढ़ पाए, है ना, करेक्शन नहीं कर पाए। क्या बोल रहा है प्रश्न? इस तरीके का उपयोग किया जाए कि फाइल देखने की अनुमति उसको दे दे लेकिन मॉडिफिकेशन को रोक दिया जाए। तो क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। क्यों? तो इसमें क्या है, ये टेम्परेरी, हिडन, आर्काइव या रीड ओनली। तो वो जो फॉर्मेट हमारे पास में कौन सा होता है वो रीड ओनली फॉर्मेट होता है, सिर्फ पढ़ सकेगा भी। जैसे पीडीएफ होती है उसकी बात हो रही है ना, टेम्परेरी यूज नहीं होती। हाँ, हिडन हमारे पास में होती है, आर्काइव जो होती है ये भी हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट है। 3 प्रकार के हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा किसी फाइल के लिए, फोल्डर के लिए। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोग्राम एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा संभव होता है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे, उसका नाम है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलेंगे ही चलेंगे, तो एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा संभव हो पाता है? हमको बोल रहा है टास्क के बीच प्रोसेसर टाइम का तीव्र एलोकेशन, इंस्टॉलेशन 1 सीपीयू फॉर एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के लिए अलग सीपीयू लगाकर, रैम को रोम में बदलकर या इंटरप्टेड को डिसेबल करके। देखिए ये पॉसिबल होता है किस कारण से? ये होता है टास्क के बीच प्रोसेसर टाइम का तीव्र एलोकेशन, है ना। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था ये क्या मल्टीटास्किंग है ना, तो प्रिमिटिव देखा था हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीपीयू के भाग, सीपीयू को बांट दिया जाता है ना। टास्क के बीच प्रोसेसर का टाइम होगा उसको विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो वो क्या होता है? एलोकेशन कहलाता है, बांटना एलोकेशन कहलाएगा। उस कारण से हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोग्राम एक साथ चलते हुए देख सकते हैं कि एक ही सीपीयू और अलग अलग जगह काम कर रहा है। याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। सेल D5, अच्छा एक्सेल के क्वेश्चन आए हैं। सेल D5 में फॉर्मूला लिखा है, इसे नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस के साथ एक रो नीचे कॉपी करने पर फॉर्मूला क्या होगा? देखिए याद रखिए, जो हमारे पास में रिलेटिव रेफरेंस होता है तो जब भी हम कॉपी करके पेस्ट करते चेंज हो जाता है,
रिलेटिव रेफरेंस जब भी हमने ऊपर था उसको कॉपी किया, नीचे किया, पेस्ट किया तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, या हमने और भी कहीं किया तो एड्रेस चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हमको, इक्वल दिया है, B5 इंटू दिया है उसने C5, है ना। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और एंटर करके जस्ट इसके नीचे की सेल में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल जस्ट नीचे करेंगे तो B6 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, है ना। इसके नीचे से रो जाएगी, 6 नंबर क्या है कि भाई रो चलती ना, रो कैसी इस तरीके से हमारे पास ये बना देता है इतना सा, जैसे A B और ये C और ये 1 2 3, तो ये क्या चलेगी, आपकी रो चलेगी और ये कॉलम है आपके पास में। तो मान लो ये हमने किसी इसमें मान लो ऐसा डाला हुआ था, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो नीचे उसका सेल एड्रेस बदल जाएगा। ये कहाँ पर होता है, ये सिर्फ किसमें होगा, रिलेटिव में होगा। मिक्स्ड वाले में जिसको हमने लॉक किया वो नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। और अगर हमने एब्सोल्यूट कर दिया तो फिर वो नहीं बदलता, वो जैसा का वैसा ही रहता है, याद रखना। क्या हो जाएगा इसका, ये 5 जहां जहां लिखा होगा जस्ट नीचे करना तो वापस 6 हो जाएगा, तो B6 C6, ये वाला ऑप्शन सही है। सेलेक्टेड रेंज में केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले सेल्स की संख्या गिनने के लिए कौन सा एक्सेल फंक्शन सर्वाधिक उपयुक्त है। एक्सेल में हमारे पास में बहुत सारी सेल है और हमको सिर्फ ऐसी सेल की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें न्यूमेरिक मतलब अंक भर लिखे हुए हैं, खाली हो हमको मतलब नहीं है, उसमें टेक्स्ट हो वो भी हमसे कोई मतलब नहीं, जिसमें संख्या लिखी है, नंबर्स लिखे हैं, सिर्फ उसको नाप के हमको बता दे। तो हम लोग यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वल लगाएंगे और हम लोग यूज करेंगे किसको, काउंट को। इक्वल लगा क्या यूज करेंगे हम, काउंट को। किसके लिए, न्यूमेरिक के लिए। अगर काउंटा होगा तो काउंटा क्या करता है, ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। और काउंट ब्लैंक करेंगे तो सिर्फ ब्लैंक को ढूंढता है। सब में जोड़ लेते हैं हम लोग, एवरेज में एवरेज निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला को दूसरी लोकेशन पर कॉपी करने पर कौन सा सेल रेफरेंस रो और कॉलम दोनों फिक्स रहते हैं। हाँ, इसकी हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट हम लोग बोलते हैं। एब्सोल्यूट जो हमारे पास सेल रेफरेंस होता है, एक जगह में बना दिया, उसको लॉक कर दिया, कॉपी करके नीचे कितने बार पेस्ट कर देंगे, उसका एड्रेस नहीं बदलता। जैसे इसके पहले बदला था, B का 6 हो गया, B5 का B6 हो गया था, C5 का C6 हो गया था। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है कि हम क्या करते हैं, वहीं पे जैसे डॉलर लगाते हैं, $B है ना, और $5, इसमें फिर वही इंटू करते हैं हम लोग और फिर लगाते क्या, $C और $5। इसको अगर हम नीचे पेस्ट करते उस टाइम में तो चेंज नहीं होता, जैसा का वैसा रहता। तो हमको क्या लगाना है, एब्सोल्यूट बनाने के लिए रो के पहले, सॉरी कॉलम के पहले, रो के पहले, दोनों के पहले क्या लगाना है, डॉलर का साइन लगाना है। तो ये जो डॉलर का साइन है, ये हमारे से एग्जाम में पूछता है कि किसी भी सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस को आपको क्या बनाना है, एब्सोल्यूट अगर बनाना है तो हम कौन से चिन्ह का यूज करने वाले, हम डॉलर के चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पे लगा हुआ है, तो ये आंसर आपका सही होगा, एक जगह पे नहीं, क्योंकि दोनों को, रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है। तो ये यहाँ पे सिर्फ कॉलम फिक्स हुआ है और यहाँ पे सिर्फ रो फिक्स हुई है ना, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। नीचे पेस्ट करेंगे पूरा बदल जाएगा। एक्सेल का कौन सा फीचर केवल स्पेसिफाइड कंडीशन को पूरा करने वाले रिकॉर्ड दिखाता है जबकि बाकी डेटा डिलीट नहीं होता। तो एमएस एक्सेल के मुझसे पूछ रहा है कौन सा फीचर है जो स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब आपने कोई इसको कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को आपको छांट के देने वाला है, डेटा को अरेंज करके देने वाला है, बाकी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन जब भी हम देंगे, हमारे पास दो चीजें आती है, एक आता है सॉर्ट का ऑप्शन, एक आता है फिल्टर का। जब भी डेटा को हमको अरेंज करना, सॉर्ट और फिल्टर के दो ही ऑप्शन मिलते हैं। सॉर्ट में हमारे पास कंडीशन नहीं है, वहां पर या तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग दो ही ऑर्डर हम लोग सेट कर पाते हैं, बाकी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फिल्टर वाले ऑप्शन की, तो यहां पर अब आपकी कंडीशन दे सकते हो। तो कंडीशन अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम, अगर सॉर्ट और फिल्टर दो ऑप्शन हमारे पास में रहेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे, हम लोग फिल्टर के साथ जाएंगे, याद रखना। मर्ज सेल में दो सेल को मिलाकर एक सेल या मल्टीपल सेल्स को मिलाकर एक सेल बना लेंगे। फ्री स्पेस हमारे पास में होते हैं, चाहे हम कॉलम ऊपर हेडिंग लॉक कर सकते हैं या इधर रो भी लॉक कर सकते हैं जब हम डेटा एंट्री करते हैं। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, जब हमने टाइप किया है ना और हमारा जो टेक्स्ट होगा उस सेल से बाहर जाने लगेगा तो अपने आप वो रैप होकर कहाँ पे जाएगा, नीचे लाइन में आ जाएगा उसी सेल में, तो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विश्वसनीय संस्था का संदेश होने का दिखावा कर यूजर से
पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करने वाला फ्रॉड मैसेज खालिस्तान का उदाहरण है। तो विश्वसनीय संस्था, कोई रेपुटेड संस्था या विश्वसनीय संस्था का नाम लेकर और फिर आपसे आपकी जानकारी लेने का प्रयास अगर करता है तो वो क्या कहलाता है? तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है फिशिंग है, डिफ्रेगमेंटेशन है, फॉर्मेटिंग है, इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग जैसे बुक के सामने इंडेक्स होता है वो प्रॉपर अरेंज करना, वो इसके अंतर्गत आएगा, तो ये तो प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। फॉर्मेटिंग मतलब कि आपने जो डेटा तैयार किया है उसको अलग अलग तरीके से आप फॉर्मेट कर रहे हैं, कलर बोल्ड इटैलिक इस तरीके से कर रहे हैं, तो वहां पर हम बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिफ्रेगमेंटेशन में डेटा को प्रॉपर अरेंज कर देना, व्यवस्थित कर देना डिस्क में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास में फिशिंग, तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है कि किसी रेपुटेटेड कंपनी का सामने से दिखावा करेगा और आपसे आपकी जानकारी चुराने का प्रयास करे, मांगने का प्रयास करे, तो ये कहलाता है फिशिंग। ठीक है, तो या तो लालच देके किया जाता है, मोस्टली इसमें लालच ही आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरीके की चीजें वहां पर होती है, तो ये फिशिंग के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। डरा के भी करते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया, ऐसा बंद हो गया, वो बंद हो गया, तो इन सब चीजों से हमको बचने की आवश्यकता है और आसपास लोगों को बचाओ भी। बैंकिंग काम है तो बैंकिंग कभी भी फोन पर नहीं होती है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा बस। अगला है एक्सेस देने से पहले यह वेरीफाई करने वाली सिक्योरिटी मेशन की यूजर वास्तव में वही है जिसका वह दावा कर रहा है। तो एक्सेस देने वाली जो या उसको वेरीफाई करने वाली या उसको सिक्योरिटी देने वाली जो हमारे पास मेथड है वो क्या कहलाती है, कि जो जांच करे कि हाँ भाई जो यूजर आपने बोला था ये वही यूजर है, दूसरा कोई यूजर नहीं है। मतलब बात हो रही है किसकी, ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है। तो हमारे पास में एक्सेस देना है, उसको वेरीफाई करना है, सिक्योर करना है, तो वो यूजर की वास्तविक पहचान की जांच करके ही देने वाला है। तो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन, मैंने अभी बताया फ्रेगमेंटेशन क्या, फाइल को अरेंज करने की बात हो रही है, कंप्रेशन फाइल को छोटा करने की बात हो रही है, ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, अरे कि उसकी जांच की जाएगी कि भैया ये सही है वही है, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फिर वो आगे एक्सेस उसको कर पाएगा। तो इसका क्वेश्चन भी आता है कहाँ पर, हमारे पास फायरवॉल के लिए। फायरवॉल का काम यही है ना, रीडिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इंक्रिप्शन का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन सा है। इंक्रिप्शन क्या होता है सुन लीजिए, आंसर दिखने लग जाएगा, मैं बोलूंगा। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका कोई डेटा है तो आपके डेटा को विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देना, या विशेष प्रकार के ऐसे कोड्स में बदल देना जिसको सामान्य तौर पर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो। तो हम लोग हमारे डेटा को साइफर टेक्स्ट की सहायता से, हमारे पास जो डेटा होगा जो भी होगा उसको सिफर टेक्स्ट की सहायता से विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देते हैं और फिर आगे सेंड करते हैं, ताकि गलत एड्रेस पे जाने पर उसको डिकोड नहीं किया जा सके। सही एड्रेस पे जाएगा तो ही वो डिकोड होगा, वो कहलाता है इंक्रिप्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हमारे पास में है, रीडेबल इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस द्वारा इनकोडिंग फॉर्म में बदला जाता है। क्रिप्टोग्राफी याद रखना कि जो आपका डेटा है सामान्य डेटा है उसको सिफर टेक्स्ट के माध्यम से इंक्रिप्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है ना। तो पहला आंसर हमारा सही है। सारा डेटा स्थायी रूप से डिलीट करना नहीं कहलाएगा, मॉनिटर का रेजोल्यूशन बढ़ाना नहीं होगा, फाइल को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना नहीं, ये तो सॉर्टिंग के अंतर्गत आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में यही कैसा है, सही है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो में प्रति सेकंड प्रदर्शित इंडिविजुअल इमेज फ्रेम की संख्या को क्या कहा जाता है। तो वीडियो जब भी तैयार होता है, जैसे ये वीडियो भी होगा तो इसमें अलग अलग क्या होती है, फ्रेम्स होती है। वीडियो के लिए याद रखना हमेशा वीडियो अलग अलग फ्रेम का कलेक्शन होता है, मल्टीपल फ्रेम एक साथ मिलकर जब चलती है तो वीडियो का रूप ले लेती है। तो हमारे पास में वीडियो प्रति सेकेंड प्रदर्शित इंडिविजुअल इमेज फ्रेम की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेम रेट। क्या कहेंगे भैया, इसको फ्रेम रेट कहते हैं। एक सेकंड में आपके सामने से जाने वाली, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली जितनी भी फ्रेम्स होगी वो फ्रेम रेट कहलाएगा, याद रखना। चलिए अगला है, एनालॉग ऑडियो सिग्नल को नियमित इंटरनल पर डिजिटल वैल्यू की सीक्वेंस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो हमारे पास में जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल होते हैं ना, उसको नियमित मतलब सही तरीके से इंटरवल्स पर डिजिटल वैल्यू की सीक्वेंस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
याद रखिएगा इसको कि हमारे पास जितने भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, है ना, जब हम उनको डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं सीक्वेंस में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सैम्पलिंग। क्या कहलाएगा? वो कहलाता है सैम्पलिंग। और हमारी जो डेटा है उसको प्रिंट करना तो प्रिंटिंग कहलाएगा। पेजिंग में मैसेज भेजना हमारे पास में आता है, और राउटिंग में हमारे पास पैकेट्स फॉरवर्डिंग आता है। पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पैकेट फॉरवर्डिंग का पे आएगा, राउटिंग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता दर्शाती है कि वह बिना थके या कनेक्शन खोए लंबे समय तक रिपीटिव ऑपरेशन कर सकता है? हमारे पास में कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, मतलब ऐसी विशेषता है जो कि बिना थके, मतलब थकेगा नहीं, है ना, और कनेक्शन खोए बिना, मतलब कनेक्टिविटी नहीं जाएगी आपकी, और लंबे समय तक रिपीटिव ऑपरेशन कर सकता है। कुल मिला के बात हो रही है कंप्यूटर की एक ऐसी विशेषता की कि कंप्यूटर बिना रुके किसी भी काम को बार बार दोहराता रहेगा, लगातार रिपीट करते रहेगा, थकेगा भी नहीं और बोर भी नहीं होगा। आमतौर पर हम किसी भी एक काम को करते हैं तो हम थक जाते हैं या बोर हो जाएंगे, एक ही एक चीजें क्या करना है। तो वो जो हमारे पास में कंप्यूटर की विशेषता होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सक्षमता। क्या कहलाएगी? सक्षमता। हमारे पास में बिना रुके कंप्यूटर को, और याद रखना इसमें एक लाइन और याद रखना सक्षमता में, कि इस पर बाहरी मौसम का प्रभाव भी नहीं पड़ता। बाहर आंधी तूफान आ रही हो, बाढ़ आ रही हो, कंप्यूटर चलते रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे गर्मी कितनी पड़े का बराबर करते रहेगा। तो बाहरी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिना रुके किसी भी काम को कितनी बार दोहराएगा, बोर नहीं होगा। क्या कहलाएगा? सक्षमता। और सक्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डिलीजेंस। ठीक है, याद रखिएगा डिलीजेंस को, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर की ओर परिवर्तन मुख्य रूप से किस ट्रांजिशन में हुआ था? तो ये तो हमको पता है, वैक्यूम ट्यूब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन भी थी, ट्रांजिस्टर हमारे पास सेकंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन हमारे पास आईसी थी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था, और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट वहां पर हमारे पास में है ना। तो यूएलएसआई और वीएलएसआई वो भी याद रखेंगे कहाँ पर? फिफ्थ जनरेशन के लिए। तो हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब कहाँ है? फर्स्ट जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर से आईसी आ जाएगा, थर्ड से फोर्थ पे तो आईसी से माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे आ जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क लेयर एड्रेस की जांच करके अलग अलग आईपी नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है? डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने वाला अभी बताया मैंने जस्ट पहले कि डेटा पैकेट फॉरवर्ड कौन करता है? राउटर करता है भैया, है ना। तो वो जिस रास्ते से डेटा आपका जल्दी पहुंच जाएगा वो रास्ता वो खुद चुनेगा और सीधे भेजेगा, उस पर आईपी एड्रेस लगा होता है। तो याद रखेंगे प्लॉटर प्रिंट करता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, राउटर हमारे पास में इस प्रश्न का राइट आंसर है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो राउटर को याद रखेंगे। अगला है, नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस को एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस जैसे स्विच से जोड़ती है? स्विच की जगह हब भी हो सकता है भैया, है ना। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सेंट्रलाइज हब, सेंट्रलाइज स्विच या सेंट्रलाइज कंप्यूटर से जुड़कर और नेटवर्क का निर्माण करती है? तो ये तो आपको याद हो गया होगा, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं पिछली सीरीज में भी। ये कहलाता है हमारे पास में स्टार टोपोलॉजी। कौन सी है वो? स्टार टोपोलॉजी होती है, याद रखना। बस टोपोलॉजी में केवल एक बस, एक केबल होता है, उसमें कट लगा के जोड़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी में छोटे छोटे टुकड़े यूज करके और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपस में कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। स्टार टोपोलॉजी में बीच में हम लगाएंगे हब या स्विच लगाएंगे और उससे फिर कंप्यूटर को हम लोग जोड़ देते हैं। मेश टोपोलॉजी तो बहुत भारी होती है, सबसे ज्यादा केबल इसमें लगता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहलाती है, और सबसे ज्यादा विश्वसनीय मेश टोपोलॉजी होती है, महंगी भी होती है। अगली है, ऑफिशियल सिटीजन सर्विस प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी सरकारी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? अब किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको आवेदन करना है, इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से करना है, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास में ई गवर्नेंस, कंप्यूटर गेमिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एनिमेशन। एनिमेशन में तो हमको मालूम है इमेज और चित्र, इसका हम एनिमेशन तैयार करते हैं। वही डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम लोग डीटीपी वर्क करते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड हो या इनविटेशन कार्ड हो, शादी के कार्ड हो, वो यहाँ पर हम लोग करते हैं। कंप्यूटर गेमिंग में अगर हमको गेम वगैरह खेलना हो तो वो इससे जुड़ा हुआ हो गया हमारे पास में।
कि गेमिंग जितनी भी है या जो चीज़ें आती है वो इसमें अंतर्गत आएगा। ई गवर्नेंस हमारे प्रश्न का राइट आंसर है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी पोर्टल्स पे हम आवेदन कर सकते हैं और हमारी जानकारी वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना ई गवर्नेंस जो होगा ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, कौन सा ट्रांजिस्टर सामान्यतः एक्सेक्शन से पहले पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। मतलब कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो एग्जीक्यूशन होना है प्रोग्राम का, तो एग्जीक्यूशन से पहले पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है। तो हम लोग को यहाँ पे जरूरत है किसकी, ट्रांसलेटर की। ठीक है, वही ऐसा कर पाएगा। और हमारे पास कंप्यूटर में जब हम पढ़ते हैं 3 ट्रांसलेटर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं असेंबलर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। असेंबलर इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज बोला है, तो या तो इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर होगा। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन हमारे पास कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर, टेक्स्ट एडिटर, लोडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों दे दिए हैं। राइट आंसर हमको निकालने के लिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा ट्रांसलेटर सामान्यतः एग्जीक्यूशन से पहले पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, पूरे, है ना। तो पूरे जो प्रोग्राम को होगा उसको एक साथ बदलने की क्षमता किसमें है, वो सिर्फ कंपाइलर में। तो कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन टू लाइन, एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है ना। है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज का, लेकिन इसने पूरे का बोल दिया तो हमने क्या लगा दिया, कंपाइलर लगा दिया। लाइन टू लाइन एक एक सेंटेंस बोलता तब हम इंटरप्रेटर के साथ जाते। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 10101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा चलिए देख लीजिए इसको। बाइनरी संख्या हमारे पास में दी है, क्या दी है, 10101, 10101 ये दी है। इसको हमको डेसिमल इक्विवेलेंट में बदलना है। देखिए बहुत सिंपल मेथड है, इसके पहले भी हालांकि मैं करा चुका हूं, पर देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितनी संख्या में, 5 संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। यहाँ पे कितने लिख दिए, 1 2 3 4 और एक और 5। अच्छा इसमें प्लस कर देते हैं, सॉरी प्लस करना है, 2 + 2 + 2 + 2, है ना, +2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। 5 बार 2 हमने क्यों लिखा, यहाँ पे 5 बार 5 संख्या हमारे पास, इसलिए। अब क्या करना है, हम उधर से शुरू करेंगे। इसकी घात लगाएंगे हम 0, इसकी घात लगाएंगे 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। ठीक है, 0 से घात लगाना स्टार्ट करेंगे और फाइनली हम लोग यहां तक फिर पहुंच जाने वाले हैं। इतना हो गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, देखो 2 की घात 0 है तो किसी भी संख्या की घात क्या होगी, जब भी 0 आती है तो आपको क्या करना है, 0 जब भी आ रही है तो आपको यहाँ पे लगाना है क्या, 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1। तो 1 लिख दिया, प्लस 2 की घात 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की घात 2 है, 2 दूनी क्या आएगा आपका, 4। 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस 2 की घात 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये आ गया आपके पास में 1 2 3, या प्लस का साइन। इतनी संख्या आ गई, 5 संख्या। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी है इसमें इसका वर्टिकल इंटू करना है। क्या करना है भैया, वर्टिकल इंटू, मतलब इस 16 का गुना किस में करेंगे, इस 1 में। कितना आएगा, ये आ गया 16, प्लस इस 8 का गुना इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा भैया, 0। 0 में किसी भी संख्या गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस इस 4 का गुना हम करेंगे इस 1 में, क्या आएगा, 4, प्लस का साइन। फिर इस 2 का गुना करेंगे हम इस 0 में, क्या आएगा, 0, प्लस इस 1 का गुना इस 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, इतना काम हो गया। अब इसको जोड़ दो, 16 4 20 और एक क्या आ गया आपके पास में, 21, 21। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया, 21। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, रिलेशनल डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए किस फील्ड का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे बाबा, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जब भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है समझे रो और कॉलम में डेटा है, टेबल के रूप में। तो रिलेशनल डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को
यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किस फील्ड का उपयोग किया जाता है? हमारे पास में यहाँ पर है पैराग्राफ, डुप्लीकेट, प्राइमरी और प्रिंट। तो याद रखिएगा ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्राइमरी की। क्या है हमारे पास में? प्राइमरी की। और प्राइमरी की क्या होगी? इस प्रश्न का राइट आंसर तो है, लेकिन जब भी हमको टेबल बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं नेम, एड्रेस, तो ये जो नेम होगा यही होगा प्राइमरी की। ठीक, तो याद रखिएगा यूनिक पहचान किससे मिलेगी? उसकी प्राइमरी की से, नेम से मिल रही होगी या नंबर से मिल रही होगी, वही होगी प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है फाइल कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य हमको बोल रहा है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यक स्टोरेज स्पेस कम करना। तो स्टोरेज कम करता है क्या? हाँ बिल्कुल कम करता है, साइज कम कर देगा। हार्ड डिस्क का फिजिकल साइज बढ़ाता, हार्ड डिस्क का फिजिकल साइज कब से बढ़ाने लग गया, है ना? तो ऐसा काम तो होगा नहीं, वो तो हमको ही बदलना पड़ेगा ना। हार्ड डिस्क दूसरी लगाना रहेगा तो कंप्यूटर तो करेगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। हर फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलना, हर फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्यों बदलेंगे? जो होगी उसी को बदलेंगे, तो ये भी आंसर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी फाइल एक्सटेंशन स्थायी रूप से हटाना, तो सभी फाइल एक्सटेंशन को स्थायी रूप से क्यों हटाएंगे? ये कारण बनता नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यक स्टोरेज स्पेस जो होगा उसको कम कर देगा, तो कम जगह में आ जाएगा भी ये डाटा कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है ओपन ऑफिस या जो लिब्रे ऑफिस हम लोग यूज करते हैं, राइटर में जब किसी टेक्स्ट सिलेक्शन की वही फॉर्मेटिंग जल्दी से दूसरे सेक्शन पर लागू करनी हो, मतलब पहले पे हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई है वही फॉर्मेटिंग दूसरे सेक्शन पर लागू करनी हो तो कौन सा फीचर उपयोग होगा? तो हमारे पास में कौन से फीचर का हम लोग उपयोग करने वाले? बेसिकली क्या करना है हमको? फॉर्मेट कॉपी करना है। पहले हम अपन नेविगेटर, पहला ऑप्शन नेविगेटर मतलब कहाँ से कहाँ कैसे क्या हुआ, रास्ता दिखने वाली बात है, तो ये तो नहीं होगा। ऑटो करेक्ट है मतलब कुछ गलत होगा स्पेलिंग वगैरह, उसको अपने आप ऑटो करेक्ट मतलब सही कर देगा, तो ये तो होगा नहीं। वर्ड काउंट में क्या होगा कि आपने कितना टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसके वर्ड नाप कर आपको बता दे, ठीक है, तो ये भी आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अब हमारे पास में क्लोन फॉर्मेटिंग, मतलब आपने जो फॉर्मेटिंग पहले से यूज करी है उसी को आप जैसा कि वैसा अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर्मेटिंग को क्या कर रहे हैं आप लोग? फॉर्मेटिंग को आप क्लोन कर रहे हो, वैसी की वैसी तैयार कर रहे हो, एक कॉपी बना रहे हो, तो ये कहलाता है आपका फॉर्मेटिंग, है ना। और वहां पे हम क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेट पेंटर पढ़ते हैं MS वर्ड में, वो भी याद रखिएगा, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। तो याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर है। चलिए भैया, इसी के साथ हमारे पास में आज ये हो गया 10th नंबर का वीडियो, और इसमें हमने कंप्लीट किए कहते टोटल 52 क्वेश्चन का लेवल जो रखे हैं, क्वेश्चन जो हमने रखे जैसे एग्जाम में आते हैं एज इट इज वैसे रखे हुए हैं। हर एक सेक्शन के क्वेश्चन उठा है बराबर, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक्स के आते हैं सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए। तो यहाँ पर हो जाती है आपका पूरा का पूरा एक टेस्ट। इसमें कितने नंबर आए हैं आपको बताइएगा? 50 नंबर जिसके भी आए हो, बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है उसका, और जिसके उसके नीचे कम होंगे तो हम लोग कल परसों नरसों लगातार 52 क्वेश्चन की सीरीज चलाकर और कंप्लीट करेंगे उसको, है ना, तो आपकी तैयारी अच्छी करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग करते रहे तैयारी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब याद से करेंगे। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।